सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ही नंदिनी गुप्ता सरकारी हाई स्कूल पल्ला मेगा तो मैं तुहाडा सब तो पहले थैंक यू बोलना चाहनी हाँ कि तुसी मेरी जिहड़ी भी मैं टॉपिक पढ़ाया उन्होंने इन्ना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि वो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ने। थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करती हाँ कि अज का भी लेक्चर तुसी बहुत पसंद करोगे तो इन्हूं ध्यान नाल समझोगे भी। तो चलो आप फिर अज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बनस। ठीक है, हाइड्रोकार्बनस जिहड़ा अपना टॉपिक है, तुहानूं अगर याद होएगा कि मैं पिछले लेक्चर दे विच तुहानूं मैटर बारे दस्सिया सीगा, है ना। मैटर दे तीन अगे मैं दस्से सीगे टाइप्स हुंदे ने, जिहदे विच आपां पढ़िया सीगा कि एलीमेंट है, कंपाउंड्स है ते मिक्सचर्स है। ठीक है, हुण की अपने कोल हाइड्रोकार्बन जिहड़ा है वो एक कंपाउंड है। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि कंपाउंड्स हुंदे आ, एक मिक्सचर हुंदे ने ते एक अपने कोल एलीमेंट्स हुंदे ने। हुण की है हाइड्रोकार्बन जिहड़ा है वो एक तरह का कंपाउंड है। कंपाउंड किहड़े सीगे आपां तुहानूं लास्ट लेक्चर च दस्सिया सी कि कंपाउंड्स ओह हुंदे ने जिहड़े दो या दो तो ज्यादा एलीमेंट्स तो मिल के बनते हैं। ठीक है, दो या दो तो ज्यादा एलीमेंट्स तो मिल के बनते हैं कंपाउंड्स। इन्हां कंपाउंड्स तो अगे जिहड़ा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है वह आपां पढ़ांगे। हाइड्रोकार्बनस जिहड़े हुंदे है वो हाइड्रोजन, जिवें कि इहदे नाम तो ही क्लीयर है, हाइड्रोकार्बनस आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ते हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स फिर किन्नू कह सकते हैं आपां? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इत्थे डेरिवेटिव्स वर्ड का की मतलब है, ये जिवें जिवें आपां अगे एक्सप्लेन करांगे ना उवें उवें मैं तुहानूं समझाऊंगी। ठीक है, हुण वो की कहंदा है कि हाइड्रोकार्बन ओह कंपाउंड ने जिहड़े हाइड्रोजन ते कार्बन नूं मिला के बने ने। ठीक है जी, इनकी सब तो ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल आपां इक लैने आ CH4। हुण सब तो पहले तो तुसीं आह सोचोगे CH4 मीथेन बनिया किदां, ते इहदे लई आपां वैलेंसी वाले कंसैप्ट जानने आ। तुहानूं याद होगा पिछले वीडियो दे विच मैं तुहानूं पहले 20 एलीमेंट्स दे एटॉमिक नंबर दस्से सी, ते उहदे विचों कार्बन दा की एटॉमिक नंबर सी 6 एटॉमिक नंबर सी कार्बन दा। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा एटॉमिक नंबर हुंदे है उहदे च 6 दा मतलब की है अपने कोल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आर 6। ते आपां उहनां नूं किवें डिवाइड करदे आं? आपां कहंदे आ एटम दा स्ट्रक्चर किवें बनाने आ कि अंदर न्यूक्लियस है सब तो ज्यादा, कोर एलीमेंट इज न्यूक्लियस, ते फिर उस तो बाद उहदे आउटर शेल दे विच की हुंदे ने 2 इलैक्ट्रॉन्स एंड दीज 2 इलैक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज ड्यूपलेट। इनू ड्यूपलेट कहंदे आ। फिर आउटरमोस्ट शेल जिहड़ा हुंदा है उहदे विच आपां कहंदे आ उहनूं कंप्लीट करन लई किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलैक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलैक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर। ठीक है, तो इनू आपां की कहांगे? ऑक्टेट। दिस इज नोन एज अ ड्यूपलेट एंड दिस इज ऑक्टेट। ऑक्टेट बट कदों कवांगे? जदों इंदे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बट हुण इंदे विच अपने कोल की है? वी हैव ओनली 4 इलैक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन जिहड़ा है उहदे कोल 6 इलैक्ट्रॉन्स है, ते 6 इलैक्ट्रॉन्स अपन किवें डिवाइड करता? 2 ते 4। 2 इलैक्ट्रॉन्स आर इन ड्यूपलेट शेल 1 2 एंड 4 इलैक्ट्रॉन्स आर इन आउटरमोस्ट शेल दैट इज 1 2 3 4। हुण ये वाला जिहड़ा शेल है इनू कंप्लीट होने लई अपना ऑक्टेट पूरा बनाने लई हाउ मच इलैक्ट्रॉन्स इट नीडेड? 4 इलैक्ट्रॉन्स मोर, 4 ज्यादा होर इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ते वो 4 इलैक्ट्रॉन से की करेगा? किसी दे नाल शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, हुण की होएगा? आपां कार्बन दा स्ट्रक्चर इस तरीके नाल बना लैंदे आ। कार्बन दा ड्यूपलेट कंप्लीट है, ऑक्टेट दे विच इहदे कोल 4 इलैक्ट्रॉन है। इट हैज 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। तुसी वैलेंसी नाम सुनिया होना है। वैलेंसी की हुंदा है कि आउटरमोस्ट शेल च जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स हुंदे है दैट इज नोन एज अ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। ते इहदे कोल हुण किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने? 1 2 3 4। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने? 1, क्योंकि इहदा एटॉमिक नंबर 1 है। ते इहदे कोल आपां कहते हैं इलैक्ट्रॉन इज 1। ते हुण हाइड्रोजन दे कोल की है? 1 इलैक्ट्रॉन है। ते अगर मैं कह दा कि हाइड्रोजन अपना एक इलैक्ट्रॉन इहदे नाल शेयर कर ले, आ हाइड्रोजन दा एक इलैक्ट्रॉन है, ते अगर मैं इहदे नाल शेयरिंग कर लेगा ते आ की बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ओके,
क्योंकि आपां नूं पता है हमेशा बॉन्ड बनाने लई 2 इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत हुंदी है। ओके, ते आह की बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कोल एक अपना इलैक्ट्रॉन सी, एक उन्हें हाइड्रोजन का ले लिया, एक अपना इलैक्ट्रॉन सी एक हाइड्रोजन नाल शेयर कर लिया, इदा करके उन्हें की बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, हुण देखो जी आ की हो गया अपने कोल C सिंगल एटम ते H जिहड़ा हाइड्रोजन दे 4 एटम्स ये मिलके अपने कोल की बना देंगे CH4। दिस इज नोन एज CH4 एंड इट्स कॉल्ड एज मीथेन। इनू आपां की कहांगे मीथेन। हुण तुसीं सोचोगे कि मैं CH4 नूं मीथेन क्यों किया, इनका नाम मैं मीथेन क्यों रखिया, इनू मैं कुछ होर भी कह सकती सी, नहीं इनू मैं कुछ होर नहीं कह सकती सी। इनका रीजन की है, इनका रीजन हुण आपां अगे करांगे कि जिहड़े हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ने ना ये अगे 2 टाइप्स दे हुंदे आ। Hydrocarbon compounds are further of 2 types. One is a saturated and other is a unsaturated. Saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbon compounds केड़े हुंदे ने? Saturated hydrocarbon compounds वो compounds हुंदे आ जिहदे विच कार्बन ते हाइड्रोजन एटम्स दे विच सिंगल बॉन्ड हुंदा है, डबल बॉन्ड नहीं हुंदा। फॉर एग्जाम्पल CH4। ठीक है, जेडे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुंदे आ उनदे च हमेशा की लगदा है सफिक्स एन। ओके, ते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे विच की हुंदे आ हमेशा डबल बॉन्ड ते ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है जी, हुण मैं तुहानू जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक शुरू किया उदों मैं तुहानू कहा सीगा कि हाइड्रोकार्बन की है हाइड्रोजन ते कार्बन तो मिलके बने हुए कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव। हुण मैं इत्थे तुहानू डेरिवेटिव दा मीनिंग दसूंगी। डेरिवेटिव दा इत्थे की मतलब है? डेरिवेटिव दा मीनिंग है कि अगर कार्बन दे नाल जिवें हाइड्रोजन लग्या, किसी एक हाइड्रोजन नू हटा के मैं कोई होर एलिमेंट लगा दा ते ओनू मैं कहूंगी हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। वो की बन जाऊगा, केड़ा कंपाउंड बन जाऊगा? हाइड्रोकार्बन दा डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, अगर सपोज मेरे को मीथेन है, मैं एक हाइड्रोजन नू हटा के इत्थे क्लोरीन लगाता, ठीक है जी, तो ये मेरे को की बन गया डेरिवेटिव। नाउ यू गॉट इट कि डेरिवेटिव की है कि अगर आप हाइड्रोजन नू रिमूव करके किसी भी एक हाइड्रोजन नू कोई भी अदर एलिमेंट लगाने आ तो उनका डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, हुण लेट्स गेट बैक टू अवर द प्रीवियस कंसेप्ट। असीं उत्थे ही आ जाने हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से, जिहड़े कि आपां कहे सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किहड़े हुंदे आ जिन्हां विच सिंगल बॉन्ड हुंदा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हुंदा है, दैट इज नोन एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हुण मैं तुहानूं इन्हां दे नेमिंग बारे दस्सण लगी सी कि मैं किवें डिसाइड कीता कि इनदा नाम मीथेन होएगा, इनदा नाम कुछ होर भी रख सकदे सी, मीथेन ही क्यों रखिया। ते हुण आपां इहदे लई करांगे प्रीफिक्स ते सफिक्स। आह करन लई तुहाडे कोल नॉलेज होनी चाहिदी है सफिक्स ते प्रीफिक्सेस दी। ते फिर जिवें पिछले लेक्चर दे विच आपां फर्स्ट 20 एलिमेंट्स दे एटॉमिक नंबर्स कीते सी, इस वारी आपां की करांगे प्रीफिक्सेस कुछ एक एलिमेंट्स दे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुहाडे कंपाउंड दे विच एक कार्बन एटम है तो तुसीं उहनूं ओहदा प्रीफिक्स की लगाओगे मिथ। प्रीफिक्स का मतलब की हुंदा है? नाम दे अगे लगन वाली चीज़, उहनूं प्रीफिक्स कहंदे हैं। ते जदों भी तुसीं किसी कंपाउंड नूं नाम दिंदे हो उहदे पिछे जिहड़ी चीज़ लगदी है उहनूं आपां सफिक्स कहांगे। ते प्रीफिक्स की आ गए अपने कोल, आपां पहले प्रीफिक्स की गल करदे हां, सफिक्स आई विल टेल यू लेटर ऑन। कार्बन अगर एक है तो आप कहेंगे मिथ, 2 कार्बन ने यदि नंबरिंग लिख लेने 2 ने, एक है तो मिथ, 2 ने कार्बन एटम्स तो आप कहेंगे इनू इथ, 3 कार्बन एटम्स ने ते प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स ने ते ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स ने ते पेंट, 6 कार्बन एटम्स ने ते हेक्स, 7 है ते हेप्ट, 8 है ते ऑक्ट एंड फर्दर सो ऑन। ये चलता ही जाएगा।
ठीक है, जिवें जिवें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल इंक्रीज उदा उदा की होएगा कि अपने प्रीफिक्सेस भी चेंज होंदे जाणगे। फाइन, हुण उस तो बाद की होगा अपने कोल सफिक्स की गल करिए। ये तो मैं प्रीफिक्स की गल कीती। सफिक्स, सफिक्स हुंदा है नाम दे पिछे लगन वाला हिस्सा। हुण सफिक्स की होएगा, अगर अपना सैचुरेटेड कार्बन एटम है, सैचुरेटेड कार्बन एटम है, सैचुरेटेड सॉरी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो की होएगा तुहाडे कोल हमेशा सफिक्स एन, उनके पिछे की लगूगा ANE, दैट इज एन। ओके, तो फिर इस करके अगर आप देखिए, अगर मेरे को सिंगल कार्बन का हाइड्रोकार्बन है CH4, तो की बन गया मिथ, इथों ले लिया मैं, दिस इज मिथ, प्रीफिक्स ते सफिक्स की बन गया एन, क्योंकि इनदे विच सिंगल बॉन्ड्स है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स ना, CH H H and H, 4 H are there and all the bonds are the single bonds, तो एक ही बन गया मिथ एन। हुन सेकंड कंपाउंड देखिए, हुन सपोज मेरे को 2 कार्बन एटम्स ने, ठीक है, हुन 2 कार्बन एटम्स है, तो फिर अपने को बॉन्ड्स कितने होंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फिर दोनों 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। ये बन जाएगा इधर एक हाइड्रोजन, एक इहदे नाल हाइड्रोजन बना लेगा, एक इहदे नाल, एक इहदे नाल, एक इहदे नाल, एक इहदे नाल। हुण की है, आह जिहड़े 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, ये मिलके कार्बन कार्बन आपस बॉन्ड बना लेंगे, तो ये अपने कोल की बन गया इथेन। इथ क्यों, 2 कार्बन एटम्स आर हेयर, तो 2 कार्बन एटम्स लिए अपने कोल प्रीफिक्स की सीगा इथ, ते अपने को सफिक्स की सीगा अगर सिंगल बॉन्ड्स है ते एन, ते नेम की आ जाएगा ਇਹਦਾ इथेन, इथेन। कट माई पॉइंट। हुण थर्ड वाला देखते हैं, एक बार 3 कार्बन एटम्स भी देख लेने आप। सपोज हुण 3 कार्बन एटम्स है मेरे को 1 2 3, ओके, फिर हुण देखेंगे हाइड्रोजन किथे किथे लगेगा, वो 4 अपने को इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस एक दूसरे नाल बॉन्ड बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस बॉन्ड बना लिया, बाकी वालियां नाल आपां हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हुण अगर आप काउंट करिए ये हाइड्रोजन से अपने को फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखो 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन आर हियर। तो क्योंकि 3 कार्बन ने तो की आ जाएगा प्रीफिक्स प्रॉप, तो अगर सिंगल बॉन्ड ने तो सफिक्स की आ जाएगा एन, तो नाम की बन जाएगा ना प्रॉप एन, ओके, इट इज प्रोपेन। ऐदा ही अगर 2 कार्बन एटम सीगे C2, तो कितने हाइड्रोजन सी 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन आर हियर। फॉर इथेन इट इज C2H6 एंड फॉर प्रोपेन इट इज C3H8, ओके। हुण देखो अपन इहदे तो जनरल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, जिवें मैं तुहानूं नाम देखना सिखाया, नाम किवें देखांगे, प्रीफिक्स ते सफिक्स नूं लगा के, आ सफिक्स सीगा, सफिक्स नूं लगा के उवें आपां इहदा जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं एल्केन्स दा। हाइड्रोजन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिहड़े हुंदे हैं, इन्हां च जिन्हां च सिंगल बॉन्ड हुंदा उन्हां नूं की कहांगे एल्केन्स, ते इस कैटेगरी दा नाम आपां की रखता एल्केन्स। ते हुण देखो जी एल्केन्स जिहड़ा है इनदा जनरल फॉर्मूला किवें आएगा, अगर तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 ने, कार्बन 2 ने हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 3 ने हाइड्रोजन 8 ने, तो आई गेस अपना फॉर्मूला की हो गया CnH2n plus 2, दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। एल्केन्स लिए जनरल फॉर्मूला हो गया अपना, पुट करके देख लो जे तुहानू नहीं बिलीव हुंदा। इफ n is 1, if you put value of n is 1, let me clean the board first. This is the general formula. आप पुट करके देखते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सही कह रहे हैं। इफ वैल्यू ऑफ n इज 1, देन इट विल C1H2 into 1 plus 2, it will be equals to C1H2 ones are 2 plus 2, which is equal to C1H4. So it is the formula of methane. One more, एक और करके देखिए। If n is 2, अगर n हुन 2 होएगा ते if n is 2 it will be C2H2 into 2 plus 2,
it will be C2H, 2 2s are 4, 4 plus 2 6, C2H6 किंदा फॉर्मूला है अपने कोल इथेन दा, ओके। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਐਲਕੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੇ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, that is known as a unsaturated hydrocarbons, just like alkanes। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਲਕੇਨਸ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਲਕੀਨਸ, ਤੇ ट्रिपल बॉन्ड वाले की कहेंगे एल्काइन, ओके। डबल बॉन्ड वाले कहेंगे सी एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कहेंगे एल्काइन। आप एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुण एग्जाम्पल लेने आप 2 कार्बन एटम्स ले लें, ठीक है। हुण इहदे च की है, हाइड्रोजन शेयर कर लिया इन्होंने। हुण देखो इहदे कोल 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन सीगे, कार्बन कोल 1 2 3 4, 1 2 3 4। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੀ, मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपस बॉन्ड बनाता, इट इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया कार्बन ते कार्बन विच, ते अगर डबल बॉन्ड बन गया तो की बन जाएगा अपना एल्कीन। ते हुण इहदा नाम की होना चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स ने ते प्रीफिक्स की आ जाएगा इथ, ते डबल बॉन्ड है ते इहदे विच सफिक्स की हो जाता है ईन, ते ट्रिपल बॉन्ड दे विच आइन, ओके। ते ये की बन जाएगा इथईन, ओके जी। नेक्स्ट ते फॉर्मूला देख लेने की बन गया, इनका बन गया फॉर्मूला C2 1 2 3 4 H4, C2H4। हुण नेक्स्ट देखांगे, अगर अपने कोल कार्बन एटम्स 3 ने 1 2 3 कार्बन एटम्स आर हियर, ते हुण अपने कोल की है, फिर हाइड्रोजन नूं आपां इहदे नाल कंबाइन करांगे, ਅਸੀਂ फिर देखांगे बॉन्ड्स कंप्लीट, इलैक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ कंप्लीट बॉन्ड बना रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इन्ने इंदे नाल बना लिया बॉन्ड, इन्ने इंदे नाल बना लिया। हुण इंदे कोल आहा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ फ्री रह गए इलैक्ट्रॉन्स, एक नूं मैं होर हाइड्रोजन देता, बट मैं नहीं चाहती कि मैं एक होर हाइड्रोजन इन्हां नूं दो देवां, ते मैं ये दोनों दा आपस विच की बनाता डबल बॉन्ड। ते हुण क्योंकि 3 कार्बन एटम्स ने ते की बन जाणगे 3 कार्बन एटम्स दा प्रीफिक्स आ जाएगा प्रॉप, ते क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ते सफिक्स की आ जाएगा ईन, ते बन जाएगा प्रॉप ईन, ओके। प्रॉप ईन ते द फॉर्मूला की बन जाएगा C3 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर हियर 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स आर हियर। ते अगर आप इसको फॉर्मूला ड्राइव करिए जर्नल फॉर्मूला, ते की बन जाएगा CnH2n। पुट करके देख लो, इफ C is 1 C is 2 सॉरी, तो H की आ जाएगा 2 into 2 4 C2H4। अगर N जड़ा है वो 3 है, C3 3 into 2 6 C3H6, ठीक है जी। तो अपने कोल की बन गया प्रोपीन एंड इथीन, ठीक है जी। एल्कीन्स पढ़ लिया। नेक्स्ट आर एल्काइंस, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो इसलिए एल्काइंस की सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो एल्काइंस का देख लो हुण की है अपने कोल, अगर कार्बन एटम अपने कोल 3 ने सपोज या फिर 2 ने, ठीक है, तो मेरे कोल एक ही हाइड्रोजन एटम है, मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम ही इन्हां नूं देना चाहनी हाँ, तो की हो जाएगा मेरे कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे है वो बच जाते हैं, तो वो 2 इलैक्ट्रॉन्स की करनगे आपस बॉन्ड बना लेंगे 1 2 3 बॉन्ड्स बन गए, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ट्रिपल बॉन्ड नूं की कह देंगे एल्काइन, ते क्योंकि 2 कार्बन एटम्स है तो प्रीफिक्स हो गया एथ, ते क्योंकि अपने कोल ये एल्काइन है तो सफिक्स हो जाएगा आइन, ते की बन गया इथ आइन। तो इहदा जर्नल फॉर्मूला हुंदा CnHn। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मेरा थोड़ा जिहा कंसैप्ट रहिंदा है बट विल कवर इट नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, तुहानूं साडी अज दी क्लास किद्दां लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ, ते इस तो पिछली क्लास देखने लिए लिंक जिहड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। तब तक लिए इजाजत दो, सत श्री अकाल।
प्यारे बच्चों, मैं दिनेश चौहान, मैथ मास्टर जीएसएस मेमर। मैं आपके सामने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ। जैसे कि हमारी बुक्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थ्योरेटिकली चलती हैं, और जो थ्योरेटिकल वर्क है उसमें बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, जिस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन्स बच्चों में रहती है। उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये लेक्चर आपके सामने मैं लेके आया हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है वैल्यू ऑफ पाई। अब जैसे ही जो बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ पाई के बारे में मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो बच्चे क्या आंसर देंगे? तो कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। और अगर मैं कहता हूं कि ये वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इज नॉट इक्वल, तभी कुछ बच्चे ये रिप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई 3.14, अगर मैं कहूं ये भी वैल्यू नॉट इक्वल है, तो इस पोजीशन पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 6वीं से हमारे पास स्टूडेंट्स 6वीं से 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं को ये मिसकंसेप्शन रहती है कि वैल्यू ऑफ पाई 22/7 है, बट ये वैल्यू 22/7 नहीं है। वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोचेस टू 22/7। वैल्यू ऑफ पाई इज क्लोज टू 22/7। वैल्यू ऑफ पाई इज लिमिट टू 22/7। इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ पाई हमारे पास जो है वो 22/7 नहीं है, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 नहीं है, बट उसके बिल्कुल क्लोज में है। क्लोज नेचर जो है हमारे पास, हम एक नंबर लाइन के ऊपर भी इसको शो कर सकते हैं। 0 1 2 3 4। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। 3.14 लाइक नियर अबाउट यहां पर होगी। द वैल्यू ऑफ पाई इज या तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर होगी या फिर इस पॉइंट के राइट साइड पर होगी। मींस क्लोज टू 3.14, अप्रोचेस टू 3.14 एंड लिमिट टू 3.14। तो हम इसको कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14 अप्रोक्सीमेटली। ये मिसकंसेप्शन बच्चों में रहती है, जिसको हमें दूर करना बहुत जरूरी है कि वैल्यू ऑफ पाई 22/7 नहीं है, 3.14 के इक्वल नहीं है। वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोचेस टू और क्लोज टू और अप्रोक्सीमेट टू 3.14 है। इसी वजह से यहां पे एक और कंसेप्ट आता है जो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि वैल्यू ऑफ पाई रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है। जिस तरह से स्टूडेंट सोचते हैं कि वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, अब आपने हमारे पिछले लेक्चर्स में देखा है कि जो रैशनल नंबर्स है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड gcd ऑफ pq इज इक्वल टू 1। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 22/7 जो वैल्यू है ये रैशनल नंबर कहलाई जाती है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल नंबर पाई है। बट दिस इज अगेन ए मिसकंसेप्शन। पाई इज not rational number. Pi is irrational number. इस तरह से हमारे पास दो कंसेप्ट क्लियर हुए कि पाई इज क्लोज टू 3.14 एंड पाई इज इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं बच्चों को काफी बात समझ आ चुकी होगी। अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलता हूं। आप लोगों के पास कॉमनली एक फॉर्मूला है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, वी हैव a प्लस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या व्हाट इज द फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एट दैट पॉइंट स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब मैं जानना चाहूंगा कि a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स कहते हैं होता है, बट पॉइंट इज कैसे होता है, इस बात के पीछे एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, इस बात के पीछे ऐसी कौन सी डेरिवेशन है, ऐसा कौन सा बेसिक आइडिया है जो लगता है जिस वजह से a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है। तो एट दैट पॉइंट वी हैव कम्यूटेटिव लॉ। ये कंसेप्ट हमारे पास 6th क्लास में आता है और ये कंसेप्ट हमारे पास आगे हायर स्टडीज में भी चलता है। एट दैट पॉइंट कम्यूटेटिव लॉ जिस बच्चे को नॉलेज है, अगर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा तो ये फार्मूला एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता फिर ये फार्मूला इक्वल नहीं है। जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट इज इन एडिशन इज a प्लस बी is always equal to b plus a, and in multiplication a into b is equal to b into a, or we can write as ab is equal to ba. So commutative law says कि ab is equal to ba. At that time अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं, पहले मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं। अब आपको मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल a से a को मल्टीप्लाई a इंटू ए, देन a से b को मल्टीप्लाई a इंटू बी, प्लस b से a से मल्टीप्लाई b इंटू ए, प्लस b से b को मल्टीप्लाई b इंटू बी। एट दैट पॉइंट जब मैं a को a से करूंगा a स्क्वायर आ जाएगा, a को b से करूंगा ab आ जाएगा, और b को a से करूंगा ba आ जाएगा, और साथ में b को b से करूंगा b स्क्वायर आ जाएगा। अब एट दैट पॉइंट दिस थिंग इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab। अब जो ये ba है ये ab के इक्वल है, ये ba ab के इक्वल तब है इफ ये कंडीशन आपके पास लगे तो। जब तक कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। अगर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास इस टाइम में दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंडीशन इज कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है। और सबसे जरूरी बात कि अप टू 10th हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि मैट्रिक्स ये नहीं है, बट जब हम +1 +2 में आते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करना बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ में ओबे होगा तभी ये फॉर्मूला मैट्रिक्स की फॉर्म में अप्लाई होगा। तो ये प्यारे बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर कंडीशन इफ कम्यूटेटिव लॉ ओबे। तीसरा कंसेप्ट जो मैं लेके आया हूं आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास एक राइट एंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि आपके पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसके लिए ऐसी कौन सी नॉन जीरो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी? जैसे कि आपके पास अगर मैं परपेंडिकुलर 3 ले लूं 3 स्क्वायर, अगर मैं बेस ले लूं 4 स्क्वायर, देन हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम।
9 plus 16 is equal to 25. 9 plus 16, 25 is equal to 25, which is true. तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इन जनरल ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमारे पास कुछ नॉन जीरोज ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि आप लोगों के पास एक 3, 4, 5 वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और वैल्यूज भी है हमारे पास जो इनको सेटिस्फाई करेगी, जैसे कि 6, 8, 10। और वैल्यूज भी हैं जो इनको सेटिस्फाई करेगी 12, 16, 20। इस चीज में मैं क्या कर रहा हूं आपके पास कि पहले मैंने वैल्यू ली a, 3, 4, 5। मुझे अगली वैल्यू कैसे याद हुई? मैंने इन तीनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। तो मैंने ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद मैंने फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 8 को 2 से किया 16, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। इस तरह से बहुत सी वैल्यूज बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको 3 से करूं 9, 12 एंड 15। अब हमारे पास इसमें ये चीजें हमें पता लग चुकी हैं। आफ्टर दैट एक कंसेप्ट और स्टूडेंट्स के माइंड में डेवलप होगा कि इस तरह की इक्वेशंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर में तो आप वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हो। थोड़ा सा और सोचे, थोड़ा सा और वर्किंग करें कि हमारे पास क्या कोई ऐसी इक्वेशन ले लूं जिसका आप आंसर बता सकते हैं। जैसे कि सिंपल चेंज कर रहा हूं, सिंपल चेंज ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब। जब तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर था, पाइथागोरस सर ने कहा था कि चलिए जी ये वैल्यूज कुछ वैल्यूज ऐसी सेटिस्फाई करेंगी। जैसे ही मैंने पावर्स को चेंज कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब, तो मुझे आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यूज बता सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। ये पॉइंट मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी डिस्कवरीज करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कि कुछ आइडिया हो कि किस बेस पे रिसर्च होती है, कुछ आइडिया हो कि ऐसे कौन से कंसेप्ट होते हैं जिनके आगे चलना होता है। तो मैंने एक छोटे से कंसेप्ट पाइथागोरस से इस कंसेप्ट पे आया हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब। अब आप ट्राई कर रहे होंगे कि इसमें कौन सी नॉन जीरो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा नॉन जीरो वैल्यू का सोल्यूशन इसका अभी तक नहीं है। मींस कि हमारे पास इसका प्रूफ तो है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब, हमारे पास प्रूफ है। वो प्रूफ आपको मैं बताना पसंद करूंगा कि इस चीज को सोल्व करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए जब रिसर्चर्स ने, मैथमेटिशियंस ने रिसर्च की, तो उस टाइम में इसका प्रूफ एक मैथमेटिशियन ने 5000 पेजेस का बनाया। 5000 पेजेस, नियर अबाउट ऑफ न्यूज़पेपर। और हमारे पास उससे पहले एक हमारे पास फॉर्मेट थे। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ये दिस थिंग इज एग्जैक्टली ट्रू एंड आल्सो इट हैज सॉल्यूशन। वो इतना कहकर चले गए हमारे पास कि ये ट्रू है और इसका सॉल्यूशन है। बट आफ्टर दैट जब रिसर्च की गई तो बहुत मुश्किल से इसका सॉल्यूशन निकाला गया, जो कि नियर अबाउट 5000 न्यूज़पेपर के बराबर, न्यूज़पेपर पेजेस के बराबर था। और कहते हैं कि 90 to 95% मैथमेटिक्स उसमें यूज किया गया। और उसके बाद भी ये बहुत कम मैथमेटिशियंस को समझ आया है। और उसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि इसको छोटे से छोटा किया जा सके ताकि ये इजी फॉर्म में आ जाए। तो एक छोटी सी बात आपको बताना पसंद करूंगा कि हमें इसकी वैल्यू तो पता लग जाती है, बट इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप सोचिए कि मैथमेटिशियंस ने कितनी लंबी चौड़ी गेम खेली, कितना मेहनत का काम किया, कितना वर्क करने के बाद एक ऐसे रिजल्ट पे आए कि हाँ ये ट्रू है। तो इस तरह की बातें अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप मैथमेटिक्स में और आगे जाएंगे। आपको लगेगा कि हमें मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना चाहिए और कोई ना कोई रिसर्च करनी चाहिए।
क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स कोई अलग तरह का नहीं है, वो हमारी डेली लाइफ से ही मिला जुला है। आपकी हर चीज मैथमेटिक्स की डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। उसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो में इस चीज को मैं जरूर लेके आऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स को डेली लाइफ से अटैच करूंगा। इसके बाद कुछ और 2 कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास एक कंसेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी एंड अनदर वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी है मैं बताना पसंद करूंगा क्या चीज है। लेट अस सपोज ए में मैं ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि ए ही आ जाए। ए में ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि ए आ जाए, तो आपका माइंड चलेगा, आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए, 0 1 2 3 क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए। तो हम बताना पसंद करेंगे कि ए में 0 ऐड किया जाए तो ए ही आ जाएगा, और 7 में क्या ऐड करूं कि 7 ही आ जाए। अब थोड़ा इजी लगेगा आपको, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ए को किससे मल्टीप्लाई करूं, ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए ही आ जाए। ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए ही आ जाए। तो अब आपके माइंड में आएगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ए आ गया। और कोई नंबर अगर मैं ले लूं, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आ जाता है। तो हम कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट भी आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट भी आ गया। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 आ गया। साथ में एक कंसेप्ट हो रहा है, वो भी मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में ए में मैं ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि हमारे पास 0 आ जाए। ए में मैं ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि 0 आ जाए। तो आप सोचेंगे आपकी ऐसी क्या चीज ऐड की जाए कि 0 बन जाए, तो आपके पास कंसेप्ट माइंड में आएगा -a। और अगर मैथमेटिक्स में बात करूं, मैथमेटिक्स नंबर्स में 7 में क्या चीज ऐड करूं कि आपके पास 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा -7। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स की जब बात आती है तो आप उस नंबर का नेगेटिव ले लेते हो। 7 का एडिटिव इनवर्स -7, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4 का एडिटिव इनवर्स -4। आपके पास कभी भी इनवर्स को ऐड करना है तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए। साथ में ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस वाले कंसेप्ट के लिए आपके पास a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, या फिर 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए उसको मैं कहता हूं 1/a। a को 1/a से किया, कैंसिल किया, 1 आ गया। ऐसे ही 7 को करूंगा तो 1/7, 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इट मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये 1/a बना और ये 1/7 बना। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा। अभी और मेरे पास बहुत बातें हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पाने की जरूरत है, ताकि कंसेप्ट्स को हम बेसिक तरीके से ऊपर लेके आ सके। और आपको मैं बताना पसंद करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल मुनारे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और हमारी बाकी क्लासेस की वीडियोस जरूर देखिए और लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूं। थैंक यू। हाँ जी बेटा, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ SS ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਰੀਦੇਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ SS ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਲਗਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਸੀ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ 2 ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ SS ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ SS ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ 2 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੀਨ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਵੈਸਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਸਾਗਰ, नीचे हिंद महासागर, खाड़ी बंगाल या बंगाल दी खाड़ी, और नेपाल। इत्थे नेपाल भर दिओ, छोटा जिहा कंट्री है, भूटान भी भर सकते हो तुसी। सो ये साडा जिहड़ा ਚੌਕਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਨੇ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। यानी कि क्योंकि नीचे कोई हिमालय नहीं है, नीचे कोई बर्फ़ नहीं पैंदी क्योंकि तापमान दक्षिण भारत का ज़्यादा होंदा है। सो इन्हां नदियां दा जिहड़ा पानी का सोर्स है वो सिर्फ तो सिर्फ बारिश ही है। मॉनसून का जो समा आंदा है 3 महीने का, जून तो लैके सितंबर तक, उदों ही जिहड़ी है बारिश जिहड़ी है हुंदी है, ते इन्हां रिवर्स दे विच जिहड़ा नीचे है वो पानी जिहड़ा वो फ्लो करता है। सो ये तुसीं याद रखना है
ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੇਡ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਨੀਏ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੰਗਾ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਥਾਣੀ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਗੰਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੇਟ ਰਿਵਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਮੁਨਾ। ਯਮਨੋਤਰੀ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਔਰ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਯਮੁਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਰਿਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਥਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਰਿਵਰਸ ਨੇ, 5 ਰਿਵਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਡ ਆਫ 5 ਰਿਵਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ। मैं लिख देना सतलुज। इस तो बाद इस जगह ते इत्थों ये है ब्यास, जिहड़ी कि हरीके पत्तन जिहड़ा है उत्थे इनका संगम हुंदा है सतलुज और ब्यास का। उस तो बाद रावी है। रावी जिहड़ी है वो अद्धी भारत और अद्धी जिहड़ी है वो पाकिस्तान च वगदी है। रावी, चनाब और झेलम जड़ियाँ ने वो तुहानूं पता ही है बच्चे, वो पाकिस्तान च चलिया गई आज़ादी तो बाद। चनाब ते झेलम, और इन्हां दा सब तो जिहड़ा वड्डी नदी है वो जिथे साडी भारत की पुरानी सभ्यता भी पैदा हुई, जिथों और जिदे तो भारत का नाम इंडिया जिहड़ा है वो भी पिया, वो है इंडस रिवर। इंडस यानी कि सिंध नदी। कुछ इन्हां दियां सहायक नदियां ने, मैं एक दी सहायक नदी की भी करना। यमुना दी जिवें सहायक नदी है चंबल, ये बेटा जड़ियाँ मेन रिवरस ने साड़ियाँ जड़ियाँ कि हिमालयाज तो निकलदियाँ ने। 12 महीने इन्हां दे विच पानी रहिंदा है, क्योंकि इन्हां दा वाटर सोर्स जिहड़ा वो हिमालय पहाड़ ने, इस करके ये कदी भी सुकदियाँ नहीं है। दैन हुण आपां आने आ दक्षिण भारत दियां रिवरस वाल। सब तो पहला गुजरात दी है नर्मदा, इहदे उपर डैम भी बनिया नर्मदा। सरदार सरोवर डैम बनया इहदे ते। दैन तापी नाल ही है उहदे।
इधरले बन्ने है उड़ीसा दे विच महानदी, दैन गोदावरी महाराष्ट्र तक जाती है। नांदेड़ साहब जिहड़ा वो गोदावरी के किनारे के उपर ही स्थित है गुरुद्वारा साहब गोदावरी। उस तो बाद कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी। सो कुल मिला के जिवें कि मैं तुहानूं पहलां भी समझाया भी इस तरह जिहड़ियां ने भारत दीयां जिहड़ियां नदियां ने दो तरह दीयां, उत्तर भारत दीयां नदियां और दक्षिण भारत दीयां नदियां। मेन रिवर्स आपां अज कीतियां। आखिर दे विच इह टॉपिक दे विच मैं फिर तुहानूं कह दिंदा भी जदों आपां नक्शा मान लो नदियां दा खत्म कर लिया तां संकेत लिखना तुसी नहीं भुल्लोगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਨਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲਰ ਪੈਨਸਿਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਭਰੋਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ। ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਟੇ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਭਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਰ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਨਾ, ਗੰਨਾ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜਰਾ, ਈਵਨ ਬਾਜਰਾ ਵੀ, ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੌਲ। ਚੌਲ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ। ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਤੇ ਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਕੇਤ, ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਸੰਕੇਤ। ਚੌਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਪਾਹ, ਕਪਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਮਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੂਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੀ ਚਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਟੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਚਾਹ। ਅਸਾਮ ਔਰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਕੌਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਫੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਰਬੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵੀ ਰਬੜ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਰਬੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕੇਰਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਬੜ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹ ਔਰ ਰਬੜ। ਸੰਕੇਤ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ, ਫਿਰ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਫੁੱਲ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।